और आप लोगों को दिल दिमाग में वो सब कुछ बातें रहती है, लेकिन हाँ समझ के पढ़िएगा तो कौन वैल्यू ज़्यादा है, ये तो ये वैल्यू ज़्यादा है। तो हम लोग ई सेल का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, ई सेल का हमने फार्मूला पढ़ा, ई सेल का हमने फार्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा, ई कैथोड। अभ्यास में आपको तपना पड़ेगा दोस्त, ये ज़िंदगी इतना ज़्यादा उबाऊ नहीं होगा, लेकिन हाँ आप उसको इंटरेस्टेड बनाए तो आपके लिए इंटरेस्टेड हो सकता है। अपने यदि अनुपस्थित होता ना तो उस पर ज़्यादा संचारण प्रभावित करता है, जंग ज़्यादा लगता है, लेकिन उपस्थित है ना प्रोएक्टिव, उस पर लेयरिंग कर दिया गया, उस पर लेप लगा दिए तो प्रभावित ही नहीं होगा। संचारण जंग कब लगेगा। तो आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्त आशीष पब्लिकेशन पर। और हम लोग ऑब्जेक्टिव सीख रहे थे और क्वेश्चन बैंक का ढेरों सारा हमने ऑब्जेक्टिव किया, और आपने ये भी सीखा कि कैसे एक टाइप के ऑब्जेक्टिव से अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। दोस्त इंपॉर्टेंट बात ये होता है ना कि क्वेश्चन बैंक होता क्या है कि पीछे साल का जितना भी सवाल है ना उसको एक सिलसिलेवार ढंग से दिया गया सीरीज होता है। एक्चुअली होता क्या है ना कि जो भी एग्जामिनर होता है वो कॉपी सेट जब करता है, क्वेश्चन सेट करता है, तो उस समय क्या करता है, वो क्वेश्चन बैंक के रिगार्डिंग ही आप लोगों को क्वेश्चन सेट करता है। तो आप लोग इतना घुमाकर इस क्वेश्चन को सीख लेंगे कि कोई भी क्वेश्चन घुमाएगा ना यार तो इससे बाहर नहीं होगा। तो एक्चुअली आप लोग ध्यान लगाकर और मन लगाकर पढ़ेंगे, क्योंकि जितना ध्यान लगाएंगे, जितना मन लगाएंगे, उतना ज़्यादा करने को मन करेगा पढ़ाई। ओके, आइए हम लोग सवाल देखते चलते हैं। देखिए, इससे पहला सवाल है, फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम किससे संबंधित है। पहले सवाल उठता है कि ये फैराडे का द्वितीय विच्छेदन नियम होता क्या है। इनके अनुसार क्या होता है कि यदि भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट लिए, आप भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट ले लिए, देखिए आपको बता रहे हैं, जैसे भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट ले लिए, ये सब ले लिए, और इस सबको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए। मान लीजिए कि ये हमारा इलेक्ट्रोड है ऐसे, तो इसको श्रेणी क्रम में जोड़ दें, ऐसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए। भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट को कैसे जोड़ दिया जाए, श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम में जोड़कर समान परिमाण का इसमें आवेश प्रवाहित किया जाए सब में। तो होता क्या है कि इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा जो है m है, वो तुल्यांकी भार के क्या होता है, समानुपाती होता है। वास्तव में द्वितीय नियम बस इतना सा ही है। आप लोगों से प्रथम नियम पूछा जाता तो इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा, उसमें प्रवाहित आवेश, डायरेक्ट बोल सकते हैं प्रवाहित आवेश, या विद्युत धारा की मात्रा मतलब होता है प्रवाहित आवेश। विद्युत धारा में बोलिएगा तो गलत हो जाएगा, विद्युत धारा की मात्रा बोलिएगा तो सही होगा, समझने वाली बात है। तो इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा प्रवाहित आवेश से क्या होता है, समानुपाती होता है। ये प्रथम नियम है। और ये क्या हम लोग का है, इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा तुल्यांकी भार बोले या रासायनिक तुल्यांक हो, समानुपाती होता है। यानी दूसरा का नियम, उस इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा तुल्यांकी भार क्या होता है, समानुपाती होता है। और वास्तव में ये कौन सा ऑप्शन में है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बी। ये समतुल्य भार का है या तुल्यांकी भार का है, बात एक ही है। और यदि वही आप लोग का प्रथम नियम पूछता तो किससे संबंधित होता, तो प्रवाहित आवेश या विद्युत धारा की मात्रा से। आपको सिखाया गया ये दूसरा का नियम, हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में आप लोगों को पहला नियम पूछ दे। और इस नियम में क्या होता है ना, पहला नियम है कि जब भी समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है, वो नियतांक आता है जेड और क्यू लिख दिए। अब हो सकता है कि जेड को जेड लिख दे, क्यू का फॉर्मूला होता है आई इंटू टी, तो ये भी हो सकता है। तो आपसे कोई भी अप्रोच हो ना तो आप लोग उसको बढ़िया तरीका से समझिए कि आखिर बताना क्या चाहते हैं हम। यदि ये छोटा छोटा बात आप गहराई से सीख लेते हैं दोस्त, तो वो कहते हैं कि आप लोगों का पूरा कंसेप्ट क्लियर होता है और आप लोगों को दिल दिमाग में वो सब कुछ बातें रहती है। लेकिन हाँ समझ के पढ़िएगा तो रट के पढ़िएगा, आप डायरेक्टली याद कीजिएगा। और लोग बोलेंगे सर लड़े नहीं, अरे लड़ेगा कैसे दोस्त, आप समझिएगा तो ना। फिर बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है। वास्तव में सेल दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राथमिक सेल और दूसरा होता है द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल वो सेल होता है जिसको एक बार आप लोग चार्ज कर दिए और डिस्चार्ज हो जाए तो फिर दोबारा उसको आप चार्ज कर ही नहीं सकते हैं। यानी लिको फीको, इस्तेमाल किए और फिर फेंक दिए, इस्तेमाल किए फिर फेंक दिए। लेकिन जो हम लोग का द्वितीयक सेल होता है उसको हम लोग चार्ज डिस्चार्ज ऐसे करते रहते हैं। तो द्वितीयक सेल जो होता है, देखिए प्राथमिक सेल का कौन कौन एग्जाम्पल है, लुकलान सेल है, फिर से डेनियल सेल है, सांद्रन सेल है, डेनियल सेल है, डेनियल सेल हो जाएगा। फिर से आपका हो जाएगा शुष्क सेल हो जाएगा। ये सब जितना भी है ना सेल, ये सब हम लोगों का प्राथमिक सेल का उदाहरण होता है। चाहे लोकलांस बोले, डेनियल बोले, शुष्क बोले, ये सब जो होता है प्राथमिक सेल का उदाहरण होता है। लेकिन जिसमें स्टोरेज लगा हो, इसी को हिंदी में संचायक बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं सीसा
संचायक सेल, ये नाम से लेकर आप लोग गड़बड़ मत हो जाइएगा भाई। सीसा संचायक सेल बोलते हैं इसको, या सीसा संचायक बैटरी बोलते हैं, सीसा संचायक बैटरी बोलते हैं। उसी को हम लोग, एक और होता है पारा संचायक, पारा संचायक। जब भी ये शब्द आता है ना संचायक या स्टोरेज, तो समझ लीजिएगा कि वो द्वितीयक सेल है। तो आज के बाद आप लोगों से हो सकता है कि यहाँ पर द्वितीय सेल दिया, हो सकता है प्राथमिक सेल दे दे, तो आप लोग कॉपी पर लिख लेंगे। प्राथमिक सेल के लिए कौन हो सकता है, तो लोकलान सेल होगा, सांद्रन सेल होगा, डैनियल होगा और शुष्क सेल होगा। और द्वितीयक सेल में जिसमें स्टोरेज या संचायक लगा हो, सीसा संचायक सेल, पारा संचायक सेल, इस तरीके से हो जाएगा। सीखे। अब आइए, अब अर्ध सेल अभिक्रिया के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड विभव आपको बताना है कि अर्ध सेल अभिक्रिया के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा। यहां से आप लोगों को बहुत बढ़िया कंसेप्ट निकल के आएगा। थोड़ा सा यहां से देख लीजिएगा और देखने के बाद आपको सिखा रहे हैं। देखिए, कभी भी आप लोगों से विद्युतवाहक बल पूछा जाए तो विद्युतवाहक बल का सूत्र एक ही होता है, ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस, याद रखिएगा सूत्र को, ई कैथोड माइनस ई एनोड। इस पर हम आगे का एक और प्रश्न भी कराएंगे आप लोगों से, जिससे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो ई सेल का फॉर्मूला होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड, लेकिन सवाल उठता है कैथोड किसको मानेंगे और एनोड किसको मानेंगे, यहां से ध्यान देना है। तो कैथोड उसको मानेंगे जिसका ई नॉट का वैल्यू क्या हो, ज्यादा हो। लेकिन कब, यदि हम लोगों का अपचयन हो रहा हो तब, अपचयन हो रहा हो तब। अपचयन मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण, अपचयन मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण हो रहा हो। आइए, तो यहां पर आप लोग थोड़ा सा गौर फरमाइएगा और देखिएगा कि इसमें क्या होता है। जैसे यहां पर इलेक्ट्रॉन का त्याग ना हुआ, इलेक्ट्रॉन यहां पर त्याग ना किया, तो इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ तो हम लोग का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। वही इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो हम लोग का क्या हो जाएगा, अपचयन। हम आपको पीछे के भी एग्जाम्पल दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो ई नॉट वैल्यू दिया गया है वो ऑक्सीकरण के लिए दिया गया है। यहाँ से एक बात एक और सीखना है कि जब कभी भी ऑक्सीकरण दे और आपको जो सूत्र लागू होता है वो हम लोग का अवकरण पर लागू होता है, ना कि ऑक्सीकरण पर। तो उसको प्लस में वैल्यू नहीं लिखेंगे, किस में लिखेंगे, माइनस में। यानी इस प्लस के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, माइनस। इस प्लस के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, माइनस। समझे। तो आप लोगों का जो वास्तव में जो यहाँ पर ई नॉट का जो वैल्यू निकल के आएगा -7.6 वोल्ट हो जाएगा, और यहाँ पर जो ई नॉट का वैल्यू निकल के आएगा -4.1 वोल्ट हो जाएगा। अब आपसे पूछे कि भैया किसका वैल्यू ज़्यादा है, तो एक्चुअली आपको माइनस में जो वैल्यू कम होता है वही मान ज़्यादा होता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं तो किसका मान ज़्यादा, तो हम लोगों का ई कितना हो जाएगा, अच्छा ई क्या रख रहे हैं, वैल्यू डायरेक्ट रख दे रहे हैं, तब कितना हो जाएगा -0.41 घटाओ ई एनोड कितना हो जाएगा -7.6, और यदि इसको घटाएंगे तो आपका आ जाएगा प्लस में 3.5 वोल्ट। और बोलिएगा सर आंसर तो मैच ही नहीं कर रहा है, आंसर तो माइनस में दे रहा है, वो गलत दिया है बालक। इसका आंसर क्या होगा, +0.35 वोल्ट होगा। आप कोई भी गूगल कोई भी यूट्यूब करके आप इसको चेक कर सकते हैं। बोलेंगे सर हमको समझ में कुछ आया नहीं, दोबारा बताइए। देखिए, सबसे पहले इस तरीके से क्वेश्चन हो और आपसे विद्युतवाहक बल पूछे या सेल विभव पूछे तो उसका सूत्र होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। लेकिन कैथोड उसको मानते हैं जो वैल्यू ज़्यादा होता है और कम होता है उसको एनोड मानते हैं। लेकिन कब, जब हम लोगों का अवकरण हो रहा हो। तो यहाँ पर तो ऑक्सीकरण दिया है, तो आप क्या करेंगे, पहले इसको अवकरण में बदलेंगे। अवकरण में बदलने के लिए जो प्लस होता है वो माइनस में बदल जाता है। कब, जब ऑक्सीकरण में दिया हो और उसको अवकरण में बदलना हो तब। तो इसको हम लोग माइनस में बदल दिए। अब हम लोग का सूत्र होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब हम लोग कैथोड का वैल्यू रखे, फिर एनोड का वैल्यू रखे, और कैथोड में किसको वैल्यू रख रहे हैं, कैथोड में किसका मान रख रहे हैं, कैथोड में उसका मान रख रहे हैं। ध्यान सुनिएगा, कैथोड में हम लोग उसका मान रख रहे हैं जो वैल्यू ज़्यादा है। अब ज़्यादा कौन है, -0.476, तो -0.41 ज़्यादा है। यहाँ पर घटाए बनाए। बोले कि सर एक और क्वेश्चन दिखाइए जो इस तरीके से हो। तो आइए हम आपको एक क्वेश्चन दिखा रहे हैं, एक क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर, अरे मक्खी मक्खी मक्खी, देखिए यहाँ पर जैसे 39 नंबर सवाल है। अब 39 नंबर सवाल है कि निम्न सेल के विद्युतवाहक बल का मान आपको ज्ञात करना है कि विद्युतवाहक बल का मान कितना होगा। आइए थोड़ा सा यहाँ से अप्रोच कर लेते हैं और देखिए कंसेप्ट आपको दिखाते चलते हैं। देखिए
देखिए एकदम बढ़िया से लॉजिक के साथ एकदम सीखिएगा, आप लोगों को बहुत बेहतर से फील आएगा। देखिए अब यहाँ पर Zn2 प्लस Zn हो रहा है, यानी अवकरण हुआ, तो अवकरण हुआ तो अब इसमें हम लोग माइनस प्लस का चिन्ह नहीं बदलेंगे। यहाँ से भी हम लोग का इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो हम लोग माइनस प्लस का चिन्ह नहीं बदलेंगे, यानी ये चिन्ह तब बदला जाता है जब हम लोग का ऑक्सीकरण हुआ, यानी इलेक्ट्रॉन बाहर निकला हो। यहाँ पर प्लस है और ग्रहण कर लिया, यानी यहाँ पर +2 है और यहाँ पर क्या हो गया 0, यानी ऑक्सीकरण संख्या घट रहा है, यानी अवकरण हुआ है। यहाँ पर भी ऑक्सीकरण संख्या +2 है, यहाँ पर 0 हो गया, यानी ऑक्सीकरण संख्या घट रहा है, यानी अवकरण हुआ है। समझ गए? अब ठीक है, यानी जब अवकरण हो तो तब हमको उसके साथ वैल्यू के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जो वैल्यू ज़्यादा है वो कैथोड होगा, जो वैल्यू कम है वो एनोड होगा। तो कौन वैल्यू ज़्यादा है? ये। तो ये वैल्यू ज़्यादा है, तो हम लोग ई सेल का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं? ई सेल का हमने फॉर्मूला पढ़ा, ई सेल का हमने फॉर्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा? ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब ई कैथोड पर आइए, ई कैथोड कौन सा हो जाएगा? तो ई कैथोड हो जाएगा जो वैल्यू ज़्यादा है, ज़्यादा कौन? -0.44। और ई एनोड कौन सा है? तो ये हो जाएगा, यानी -7.6 वोल्ट। और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। और जब यहाँ पर हम लोग घटाएंगे तो एक्चुअली कितना आ जाएगा? घटा के देख लीजिए, तो ये हो जाएगा -0.44 और +0.76। जैसे ही घटाएं तो हम लोग का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा कितना? आ जाएगा प्लस में 0.32 वोल्ट, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी। यही आप लोगों का थ्योरी है, यही आपका कंसेप्ट है। क्या समझ में आया? हमने जो बताया वो आप लोगों को क्लियर हुआ कि कभी भी यदि आप लोगों से सेल विभव पूछे तो आपको पहले गौर करना है कि ऑक्सीकरण हो रहा है या फिर अवकरण हो रहा है। अब ऑक्सीकरण अवकरण जान लिए, ऑक्सीकरण हो रहा है तो प्लस वाले को माइनस में बदल लिए। यदि अवकरण दिया है तो अब आपको बदलने की जरूरत नहीं है। इतना क्लियर हो गया? अब उसके बाद फिर हम आपको बताएं कि इतना यदि आप लोग बदल दिए तो अब ई कैथोड माइनस ई एनोड सूत्र लगाना है। कैथोड पर उसको वैल्यू रखना है जो ज़्यादा है, माइनस में जो वैल्यू कम होता है वही मान ज़्यादा होता है, इसलिए हम इसको ज़्यादा माने हैं। फिर घटा दिए, जो घटवाया आंसर हो गया। यही आपको सिखाने का हम प्रयास किए, जो पीछे के सवाल में भी, इस सवाल में भी आपको हमने क्लियर कराया। अब इसका आंसर जो दे रहा था वो क्या दे रहा था? गलत दे रहा था। आप लोग सुधार लेंगे और सुधार कर अच्छा सा फील ले लेंगे। अब आइए, हम जान रहे हैं 1-2 क्वेश्चन आप लोगों को बोरिंग सा लगेगा, लेकिन दोस्त कहते हैं करत करत अभ्यास जड़मती हो तो सुजान, रस्सी आवत जात सिर पर परत निशान। अभ्यास में आपको तपना पड़ेगा दोस्त। ये ज़िंदगी इतना ज़्यादा उबाऊ नहीं होगा, लेकिन हाँ आप उसको इंटरेस्टेड बनाए तो आपके लिए इंटरेस्टेड हो सकता है। अपने आप से, अपनी मेहनत से, अपने काबिलियत से बनाइए ज़िंदगी को रोमांचक। आइए देखिए अगला प्रश्न पर आते हैं। संक्षारण को प्रभावित करने वाला मुख्य कारण कौन है? आखिर संक्षारण मतलब जो जंग लगना होता है, कौन कौन प्रभावित करता है? देखिए धातु की विद्युत रासायनिक श्रेणी जो कम होता है, जिसकी श्रेणी जो सक्रियता में कम होता है उसको अधिक सक्रिय विस्थापित कर देता है और उसके स्थान पर आ जाता है, तो ये भी मैटर करता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो जल में उपस्थित होता है वो भी संक्षारित कर देता है, जल्दी उसको जंग लगा देता है। धातु में उपस्थित अशुद्धियाँ ये भी इम्पैक्ट डालता है। प्रोएक्टिव कोटिंग की उपस्थिति, देखिए अनुपस्थिति होता तो यहाँ पर यदि अनुपस्थित होता ना तो उस पर ज़्यादा संक्षारण प्रभावित करता, जंग ज़्यादा लगता, लेकिन उपस्थित है ना प्रोएक्टिव, उस पर लेयरिंग कर दिया गया, उस पर लेप लगा दिए तो प्रभावित ही नहीं होगा। संक्षारण जंग कब लगेगा? जब उस पर आप कोई लेयर नहीं लगाए हो। यदि उस पर लेयर लगा दिए तो जंग लगेगा क्यों भाई? इसका आंसर क्या होगा? ये डी नहीं होगा और सब आंसर हो सकता है, यानी आंसर होगा A-B-C। ओके, अब आइए तो हम लोग 4 क्वेश्चन तक ही रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसको और डिटेल में हम लोग मेंशन करेंगे। तो हम लोग चाहते हैं कि वीडियो छोटा हो लेकिन अच्छा हो, आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।